Hello students, MSc Semester 4 Cell and Molecular Biology Specialization Subject Biology. Students, now we will see genome imprinting या genomic imprinting या genetic imprinting. सिलेबस में लिखा हुआ है आपका जीनोम इम्प्रिंटिंग. ये क्या है, किस हेडिंग के तहत हम इसको पढ़ रहे हैं? यू पहला तो पार्ट बी का ही हेडिंग था, यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन. यही था. उस पार्ट बी के अंदर पहला ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ओवर जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स. तो ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल में से पहला मैकेनिज्म हम क्रोमोसोम रिमॉडलिंग पढ़ चुके हैं. फेनोमेनन क्रोमेटिन रिमॉडलिंग या क्रोमोसोम रिमॉडलिंग. दूसरा फेनोमेनन है जीनोम इम्प्रिंटिंग. यह भी यूकैरियोट्स में होता है एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल कंट्रोल. ट्रांसक्रिप्शनल लेवल कंट्रोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन फेनोमेनन में ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को रिक्रूट नहीं किया जाता है, को ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को काम करने से रोक दिया जा रहा है, यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दिया जा रहा है. क्रोमोसोम रिमॉडलिंग में हम देख रहे थे कि ऐसे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी का एक्सेस हो रहा है या ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी का एक्सेस बंद हो जा रहा है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है. तो ये एक कंट्रोल था क्रोमोसोम रिमॉडलिंग में. जीनोम इम्प्रिंटिंग में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी की पहुंच का एक्सेस डीएनए में नहीं हो पाता है और जीन का एक्सप्रेशन रुक जाता है. ओके, तो ये आपको मोटा मोटी भाषा में समझा दिए. तो पहला पार्ट बी का जो पहला हेडिंग का दूसरा भाग है वह जीनोम इम्प्रिंटिंग है. अब इसको अच्छे से समझिए, ये होता क्या है और कैसे होता है और क्या है. ओके, आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा, किसी के घर अगर बच्चा हुआ तो कहता है कि अरे अपने बाप पर गया है, अपनी माँ पर गया है. ओके, कोई बेटा अपने बाप के जैसा दिखता है, कोई बेटी अपने बाप के जैसा दिखती है, या उसका बॉडी का कॉम्प्लेक्शन या चेहरे का स्ट्रक्चर, चाल ढाल, काफी कुछ ट्रेट सिमिलर होते हैं. किस पर गया है लोग पूछते हैं, पिता पर गया है कि माता पर गया है, इसे पूछा जाता है. मतलब सवाल करते हैं लोग, और ऐसा होता भी है, देखते भी हैं. किस वजह से हो रहा है? जीनोम इम्प्रिंटिंग की वजह से. क्यों? क्योंकि थोड़ा बेसिक में जाते हैं. आपको पता है वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक आपको ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन हम रिवाइज कर देना और इसको कनेक्ट कर देना. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, किसमें? ह्यूमंस में. वी आर डिप्लॉयड टूगेदर. हैप्लॉयड जो है वो जर्म सेल है. तो 23 पेयर्स में 22 पेयर्स ऑटोसोमल है, क्रोमोसोम है, और 1 पेयर
सेक्स क्रोमोसोम है। इन 22 पेयर्स में से ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, इनका नंबरिंग है 1 2 3 से लेकर 22 तक नंबर दिया गया है। और इनका नंबर नहीं है, नाम है। तो यह एक पेयर जो है या तो XX हो सकता है या XY हो सकता है, ठीक है। और इनके 22 पेयर्स में से एक का एक पेयर, तो दूसरा 1, दूसरा का 2 पेयर का भी एक पेयर, दूसरा 2, तीसरा का एक पेयर 3, फिर 22वां का भी पेयर, इसी तरह चौथा 5वां से लेकर 22वां तक का भी पेयर का दूसरा हिस्सा, दूसरा 22वां। तो ये पेयर में है। तो ये इन पेयर्स को कहते हैं, ये पेयर क्या है, होमोलोगस है। पेयर के दोनों पार्टनर जो है सेम है, होमोलोगस। और कौन है, क्रोमोसोम है, इसीलिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दीज आर कौन, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये क्या है, इसमें से XX तो क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, बट XY इज नॉट होमोलोगस, दे आर डिसिमिलर, बोथ क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम हम कहें। अब देखिए, इसमें से आपको पता होगा एक होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट कम्स फ्रॉम फादर, सपोज ये फादर से आया, और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम का हाफ क्रोमोसोम का सेट, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर का हाफ सेट, वह आया मदर से। तो यही ओरिजिन है, मदर से एक के थ्रू आया और स्पर्म के थ्रू। तो डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर हुआ, नाउ द लाइफ इज पॉसिबल। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम का पेयर मिल गया, और एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। एक्स कहाँ से आया, दोनों से आ सकता है, फीमेल से भी, मेल से भी। फीमेल तो सिर्फ एक्स ही देगी, मेल एक्स और वाई दोनों दे सकते हैं। और ये एक्स, पुरुषों में जो एक्स आ रहा है, महिलाओं में एक्स, क्योंकि ये होमोलोगस हो गया यहाँ पर, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम पिता से आया, दूसरा एक्स क्रोमोसोम माता से आया। लेकिन पुरुषों में एक्स क्रोमोसोम आया कहाँ से, बताइए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, माता से ही आएगा, ठीक। क्योंकि दूसरा वाला वाई जो है यह पिता से आया है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक स्पर्म में 2 वाई हो, ठीक है, यानी दोनों पिता से आया। तो ये हुआ। अब जीन इम्प्रिंटिंग समझिए यहाँ पर। अब जीन्स वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, और क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस है। दैट मीन्स एवरी जीन इज प्रेजेंट इन द पेयर, ठीक है। जैसे सपोज इफ दिस इज क्रोमोसोम 1, this is the pair of homologous chromosome 1, suppose एक जैसा बनाओ, दोनों सेम क्रोमोसोम है। हाँ, सीक्वेंस में अंतर हो सकता है, दोनों के डीएनए, इसके अंदर डीएनए टाइटली
एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड है। सीक्वेंस में अंतर हो सकता है क्योंकि जीन में पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं, एक जीन के कई तरह के एलील हो सकते हैं। सपोज वी कंसीडर वन लोकस, इफ सपोज जीन ए is present at this locus in, ये क्रोमोसोम 1 हो गया एंड दिस वन इज ऑल्सो क्रोमोसोम 1। तो इसमें से एक क्रोमोसोम माता से आएगा, एक पिता से आएगा। सपोज दिस हैज कम फ्रॉम फादर एंड दिस क्रोमोसोम नंबर 1 हैज कम फ्रॉम मदर। तो वही जीन ए प्रेजेंट है होगा होमोलोगस क्रोमोसोम, जो दूसरा वाला क्रोमोसोम है उसके सेम पॉइंट पर, सेम पोजीशन पर, सेम लोकस पर जीन ए। ठीक है, ये प्रेजेंट है क्योंकि दोनों क्रोमोसोम सेम है। तो हर इंडिविजुअल के पास जीन्स की कम से कम 2 कापियां हैं एक जीन की, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स 2 है। नाउ द क्वेश्चन arises, you may ask, which of these genes will be expressed? अगर किसी का पिता काला है और माता गोरी है और बच्चा गोरा हो गया, पैदा हुआ, क्या कहेगा? मां पर गया है। अगर फादर का जीन एक्सप्रेस होता तो वो भी फादर के कॉम्प्लेक्शन का होता। ठीक, हम जस्ट आपको एनालॉजी दे रहे हैं। कलर डिटर्मिनेशन के लिए कोई एक जीन रेस्पॉन्सिबल नहीं, बहुत सारे, इट इज ए पॉलीमॉर्फिक ट्रेट, बहुत सारे जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। एंड द केमिकल एनवायरनमेंट that repertoire the mix of metabolome also is responsible. So उसको अभी छोड़िए, आप यहाँ जस्ट एक सिंपल एग्जांपल से हम, इसके बाद मैं आपको एक अपने रियल लाइफ का एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे एमएससी में, जब मैं एमएससी कर रहा था तो मेरे एमएससी में ये मेरे डिसर्टेशन के दौरान मुझे एक टॉपिक दिया गया था दूसरा, लेकिन उसमें बाद में मुझे जीन इम्प्रिंटिंग के एविडेंस, जीनोम इम्प्रिंटिंग के एविडेंस मिले। तो दैट आई विल टेल यू हाउ आई डिड दैट। तो जीनोम इम्प्रिंटिंग का आपको आइडिया लगेगा। देखिए, और तो कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा? सवाल उठता, क्या दोनों जीन एक्सप्रेस होंगे, या दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस होगा, या दोनों जीन में पार्शियल एक्सप्रेशन होगा? ओके, सपोज इफ 100 मॉलिक्यूल्स, हम एक आर्बिट्रेरी नंबर ले रहे, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ जीन प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। सपोज हम 100 की संख्या लेके चलो ताकि आपको समझा सके। यानी जीन ए का प्रोडक्ट प्रोटीन हुआ, 100 प्रोटीन प्रोडक्ट जो जीन ए प्रोडक्ट है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल, रिक्वायर्ड बाय द सेल। तो एक कंडीशन ये हो सकता है, इसको हम ए और ए डैश से संबोधित करते हैं ताकि डिफरेंस हो जाए, कि कंप्लीटली यह 100 जीन प्रोडक्ट्स है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम जीन ए एक्सप्रेशन, और 100%, ये पूरा 100%, और 100% 100 जीन प्रोडक्ट्स is can be derived from A dash which has come from mother। और तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका बहुत सारा कॉम्बिनेशन, अगर पार्शियल एक्सप्रेशन हुआ तो A 40% सपोज, A dash 60%, और ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन 10%, 50-50,
बना सकते हैं, 27 अनगिनत बन सकता है। फ्रैक्शन में भी जाया जा सकता है, पार्शियल एक्सप्रेशन। तो यही जीन इम्प्रिंटिंग कहलाता है कि whether that gene is coming from father or mother. The gene present on the homologous chromosomes are not expressed. Both genes are not expressed at the same time. Either only one will be expressed, either father's gene or mother's gene, or both genes may be partially expressed to meet the demand. Okay, इस वजह से 100% हूबहू तो नहीं मिलता फादर का ट्रेट बच्चे से, तो पार्शियल जीनोम इम्प्रिंटिंग भी है, मॉर्फोलॉजिकली 100% नहीं मिलता, मैच होता है। ठीक है, तो कुछ मदर का भी जीन एक्सप्रेस होता है, पार्शियल एक्सप्रेशन। तो डिफिनेशन इसका क्या होगा, आप कंसेप्ट समझ गए कि हम पाते हैं 2 की कॉपी में हर एक जीन, लेकिन एक्सप्रेशन जो होता है जिसमें से एक कॉपी फादर से एक कॉपी मदर से, लेकिन उस जीन का क्या काम है, वो एक्सप्रेस होना, मेन काम यही है। तो कौन सा जीन इसमें से एक्सप्रेस हो रहा है इधर वन, ओनली वन, इधर फादर्स जीन और मदर्स जीन, और बोथ आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड। So this phenomenon is gene imprinting. Okay students, अगर एग्जाम में आया तो क्या लिखोगे डिफिनेशन इसका, मैं लिखवा देता हूं। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग is the process by which only one copy of a gene in an individual either from their mother or their father is expressed. While the other copy is suppressed. The definition. इसमें एक लाइन और आप ऐड कर सकते हैं, unlike genomic mutations that can affect the ability of inherited genes
to be expressed. Comma, genomic imprinting does not affect the DNA sequence itself. Instead, gene expression is silenced by the epigenetic addition of chemical tags to the DNA during egg or sperm formation. Okay. क्या लिखवाया मैंने? Genomic imprinting is the process by which only one copy of a gene in an individual, either from their mother or their father, bracket में है, is expressed, comma, while the other copy is suppressed. Unlike genomic mutations that can affect the ability of inherited genes to be expressed, क्योंकि देखिए, एक तो चेंजेस कहा जाता है जो कि इनहेरिटेड होते हैं, जो चेंजेस जिनका इनहेरिटेंस होता है, जैसे मदर से गया या फादर से गया. ओके, तो इनहेरिटेंस जो हो रहा है वो किन चेंजेस का हो रहा है, यानी चेंजेस, यही तो रीजन है, बेसिस है इवोल्यूशन का. ठीक, जो जेनेटिक म्यूटेशंस हुए, फेवरेबल जेनेटिक म्यूटेशंस दैट आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. तो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंजेस जो होते हैं उनको हम जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं. जेनेटिक म्यूटेशंस. तो यह चेंज इनहेरिट होता है. दूसरा चेंज इपीजेनेटिक मॉडिफिकेशंस. यह चेंज भी इनहेरिट होता है, पास ऑन होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इपीजेनेटिक मॉडिफिकेशंस मतलब जेनेटिक से ये उठ करके ऊपर है, यानी डीएनए का सीक्वेंस सेम है. सपोज इफ दिस इज द सीक्वेंस, डीएनए का सीक्वेंस है, लेकिन अगर इस सीक्वेंस का चेंज हो जाए तो दैट विल बी जेनेटिक म्यूटेशन. अगर यहाँ सपोज
टी के बदले म्यूटेशन होकर के यहाँ अगर टी चला गया, मान लो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, SNP है अगर, तो टी के बदले कोई मान लो अगर यहाँ ए है, या टी का डिलीशन हो गया तो जी के बाद सी आ गया, ओके, तो पूरा फ्रेम, रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। तो या कोई न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो गया, या किसी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल हो जाए, या न्यूक्लियोटाइड के बदले कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड है एक पॉइंट पर, ये पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन के कई प्रकार हैं, तो कई इस तरह के म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन एक पॉइंट पर या किसी एक लेंथ पर, पूरा का पूरा लेंथ ही एक्साइज्ड आउट हो जाएगा, सपोज निकल गया यहाँ से डीएनए का, डैमेज हुआ डीएनए का लेकिन रिपेयर नहीं हो पाया, सो दिस पोर्शन ऑफ द डीएनए इज लॉस्ट। तो दैट विल नॉट बी ए पॉइंट म्यूटेशन बट स्टिल इट इज ए जेनेटिक म्यूटेशन। तो इस तरह का चेंज जेनेटिक म्यूटेशन कहलाता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से संबंधित है। जो चेंजेस वाइल्ड और म्यूटेशन, वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट में क्या अंतर होता है? आप कहोगे कि नहीं यही ओरिजिनल है। नहीं, वाइल्ड टाइप पॉपुलेशन में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको वाइल्ड टाइप बोला जाता है। म्यूटेशन होकर के चेंज हुआ तो वह चेंज्ड अलील कितने लोगों में है, अगर वह संख्या कम है वाइल्ड टाइप से, जीन फ्रीक्वेंसी उसकी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज म्यूटेंट अलील। अगर बहुत वर्षों के बाद म्यूटेंट अलील की जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और वाइल्ड टाइप की कम हो जाए, म्यूटेंट को एडवांटेज हो किसी प्रकार का इन द चैलेंजिंग सिचुएशन, वाइल्ड टाइप वाले मर जा रहे हैं, म्यूटेंट वाले जो है सो अगर उनको बेनिफिट है, उनको सर्वाइवल बेनिफिट है, तो म्यूटेंट एक्यूमुलेट होंगे। तो आफ्टर सम टाइम म्यूटेंट के जीन की फ्रीक्वेंसी, म्यूटेंट जीन की फ्रीक्वेंसी वाइल्ड टाइप जीन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी। तो इन दैट केस दैट म्यूटेंट allele will be called as wild type, that mutant will become wild type, that will be called। तो चलिए ये हो गया। तो जेनेटिक म्यूटेशंस का भी इनहेरिटेंस होता है, लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन संबंधित है जीन के सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से, लेकिन इपीजेनेटिक मॉडिफिकेशंस का संबंध है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से नहीं, किसी न्यूक्लियोटाइड में किसी केमिकल फंक्शनल ग्रुप के ऐड हो जाने या रिमूव हो जाने से। इसीलिए यहां टर्म दिया गया केमिकल टैग, कहीं है inherited genes to be expressed, genomic imprinting does not affect the DNA sequence itself. Instead, gene expression is silenced by the epigenetic addition of chemical tag। यानी कैसा केमिकल टैग? कुछ चेंज कर दिया गया, सीक्वेंस वही है लेकिन ये तो न्यूक्लियोटाइड है, बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल ही कह सकते हैं आप इसको। तो इस न्यूक्लियोटाइड के किसी हाइड्रोजन से रिप्लेस होके अगर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए, इथाइल ग्रुप ऐड हो जाए, ओके, या और अदर मॉडिफिकेशंस जो है, सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा है लेकिन न्यूक्लियोटाइड का की न्यूक्लियोटाइड में एडिशन हो रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के या केमिकल ग्रुप का, तो उस केमिकल ग्रुप के ऐड होने से न्यूक्लियोटाइड की तो है वही सीक्वेंस लेकिन प्रवृत्ति इनकी बदल जाती है। अब जीन के एक्सप्रेशन पर ये फर्क डालने लगते हैं। सपोज इफ दिस C is methylated, then this methylation might give the signal to not transcribe this region। Suppose if this methylation is there in the promoter region, अगर मान लो ये promoter region था, promoter region, और उसके बाद जीन्स
है। हर जीन को ट्रांसक्राइब होने के लिए यूकैरियोटिक सिस्टम में भी प्रमोटर की आवश्यकता होती है। प्रमोटर रीजन में था, मिथाइलेशन हो गया एक सी का। अब इस मिथाइलेशन की वजह से आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट कम एंड सिट ओवर हियर, कैन नॉट कम एंड बाइंड टू द प्रमोटर रीजन. It may happen, and that RNA polymerase now cannot start the transcription. So the gene will be silenced then. तो इसी प्रकार के इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस के द्वारा जीनोम इम्प्रिंटिंग होती है. इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस का संबंध न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर के सीक्वेंस से है, और इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस का संबंध कुछ केमिकल टैग्स के अटैच हो जाने से है ऑन द न्यूक्लियोटाइड्स. द सीक्वेंस विल बी सेम. ओके, तो देखिए क्या लिख रहे हैं. while the other copy is suppressed, unlike genomic mutations that can affect the ability, अब ये लाइन समझ में आ जाएगा, unlike genomic mutations that can affect the ability of inherited genes to be expressed, genomic imprinting does not affect the DNA sequence itself. It is inherited, but it is not affecting the DNA sequence. Because of this modification, gene expression pattern changes, but that gene expression pattern is not associated with the sequence itself. Instead, gene expression is silenced by the epigenetic addition of chemical tags to the DNA during egg or sperm formation. तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के दौरान यह टेक केयर गैमेटोजेनेसिस में कर लिया जाता है कि किन जीन्स को हम इपिजेनेटिकली मॉडिफाई कर दें ताकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एक्सप्रेस ना हो. ओके, अब कौन ये डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, यह हम लोगों को अभी उतने अच्छे से पता नहीं है. The scientists are working upon this. What causes such things? क्योंकि देखिए कितना सोचने में कॉम्प्लेक्स लगेगा. पहले ही डिटरमाइन हो जा रहा है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा कौन सा नहीं. तो ये कैसे एक को पता लग जा रहा है दूर से ही, रिमोटली, कोई वायरलेस है क्या, कि स्पर्म में कौन सा जीन, सपोज जीन ए is epigenetically modified in egg and that gene is also epigenetically modified in sperm. दोनों जगह epigenetically modify हो गया. Out of thousands of genes, some genes are epigenetically modified in sperm, some other genes are epigenetically modified in the sperm. तो दोनों मिला करके एक सेट ऑफ जीन्स बन गया, कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, जिसमें से कुछ मदर के जीन, कुछ फादर के जीन, कुछ मदर के जीन, कुछ फादर के जीन, सब इन्वॉल्व हैं जो कि एक्सप्रेस होने वाले हैं और इपिजेनेटिकली नहीं मॉडिफाई हुए वो. और जो इपिजेनेटिकली मॉडिफाई हो गए एक्स्ट्रा कॉपीज, सपोज अगर जीन ए, बी, सी एंड डी है, 4 एग्जाम्पल समझाते हैं. ठीक है, फादर वाला काला कर देते हैं, ए बी सी डी. Suppose after fertilization and before fertilization in egg, suppose A is epigenetically modified and C is epigenetically modified, but in sperm B is epigenetically modified and D is epigenetically modified. ये तो आइडियल सिचुएशन हो गया. तो जो यहाँ रिसीव होगा, आप इनहेरिट होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसके पास एक कंप्लीट सेट है ABCD फंक्शनल जीन का जो कि एक्सप्रेस होंगे. जैसे एक इसमें
ए जो है वो फादर वाला अच्छा है, मतलब इपिजेनेटिकली मॉडिफाई नहीं हुआ है, वो एक्सप्रेस होगा। बी मदर वाला इपिजेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हुआ था, ठीक, तो ये एक्सप्रेस होगा। फिर सी फादर वाला एपिजेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हुआ तो ये एक्सप्रेस होगा। देन डी ये मदर वाला एक्सप्रेस होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसको कंप्लीट सेट जीन का मिल ही गया, और इससे यह भी तय होता है कि कौन सा अच्छा जीन है, जिसके जीन प्रोडक्ट ज्यादा इन कंपेरिजन टू, और जो अच्छा जीन नहीं है उसको एपिजेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया ताकि वो एक्सप्रेस ना हो। तो इस तरह से ये अच्छा चुन लिया दोनों से, उसको एक सेट रख करके जो संतान है उसमें वो एक्सप्रेस जीन होगा। इसीलिए ये तो बायोलॉजी का बेसिक हो गया कि इसकी वजह से संतानें जो हैं हमेशा, नॉट हमेशा मतलब मेनी टाइम्स दे आर सुपीरियर देन देयर अर्लियर जनरेशन। फादर एंड मदर से वो थोड़ा सुपीरियर होते हैं इन क्वालिटी। ठीक है, तो अब ABC ये हो गया आपका, आप समझ गए इस एग्जाम्पल के माध्यम से एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैसे, एपिजेनेटिक कौन है इसका जीन इम्प्रिंटिंग का वजह, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, और इस एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाने से तो जीन आर साइलेंस्ड, जीन्स आर साइलेंस्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए एक रोचक किस्सा है, मतलब किस्सा नहीं है, जीन इम्प्रिंटिंग पर कैसे पहुंचा था मैं, इन बात है साल 2000 की 2000। I was assigned a project by my supervisor, and that project was on identification and characterization of Drosophila melanogaster in, not melanogaster, identification and characterization of Drosophila species found in the Western Ghat regions of India. ये था टाइटल सपोज। हाँ, मोटा मोटी अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, देखना पड़ेगा निकाल के, ठीक है एग्जैक्ट टाइटल क्या था, यही टाइटल था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज ऑफ ड्रोसोफिला जीनस इन द वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, तो इसमें हमको करना क्या था, ड्रोसोफिला को नेचर से, वाइल्ड से पकड़ना था और उनको स्पीसीज आइडेंटिफाई करने। एक सेकंड, हेलो, क्लास ले रहे, काम तो इतना ही था, बाकी जो हमारे क्लासमेट्स थे उनको मोलिकुलर बायोलॉजी पर अच्छा प्रोजेक्ट मिला था, तो वो लोग चिढ़ाते थे क्या मिल गया तुमको, और वो DNA आइसोलेट कर रहे हैं, RNA आइसोलेट कर रहे हैं, प्रोटीन कैरेक्टराइज कर रहे हैं, ये सब करते रहते थे। मैं आई वाज इन 3rd सेमेस्टर MSc, तो प्रोजेक्ट मिला नेचर में जाके ड्रोसोफिला को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे डिपार्टमेंट में, जूलॉजी डिपार्टमेंट में ड्रोसोफिला मेंटेन किया जाता था, कल्चर किया जाता था। दूध की बोतल होती है एक, जो अमूल कूल मिल्क टाइप की, वैसी कई सारे बोतलें वो लोग कल्चर करते थे, रखते थे, उसमें ड्रोसोफिला का फूड बनाया जाता था। मीडियम एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है जिसमें गुड़, मकई, आटा, बेसन ये सब मिला के गरम करके, कुछ हॉर्लिक्स,
और एक फंगीसाइड और एक आपका ये एंटीबायोटिक, ये सब डाल के ये इसका फूड तैयार किया जाता था। और इसमें ड्रोसोफिला को ORK स्ट्रेन बोलते हैं, लेबोरेटरी स्ट्रेन, वो कल्चर किया जाता है। ORK स्ट्रेन इज बेसिकली ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। उतना ही ड्रोसोफिला जेनेटिक्स में नहीं जाएंगे, बस आपको यहाँ से हम लिंक करते हैं जीनोम इम्प्रिंटिंग कैसे देखा मैंने। इसमें ड्रोसोफिला कल्चर करते हैं लैब में। तो थैंक्स टू माय गाइड, उन्होंने गाइड किया मेरे को, तो मैं यहाँ तक इस कंक्लूजन पहुँचा था। तो इसमें सफलता मिली थी। क्या हुआ कि नेचर से वाइल्ड ड्रोसोफिला को पकड़ना है। ये तो लेबोरेटरी वाला ड्रोसोफिला है, वाइल्ड ड्रोसोफिला को तो उसके लिए बोतल लेकर के, हमारा यूनिवर्सिटी पूरा कैंपस ग्रीन और जंगल, पहाड़, झरना ये सब भरा हुआ था। ऐसे इतना सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ था पुणे यूनिवर्सिटी। ओके, तो अंदर में ही पेड़, जंगल, इस सब में जा करके एप्पल्स और बनाना को कट करके एक ग्लास बॉटल में रख लेते थे, और पेड़ के नीचे, किसी छायादार पेड़ के नीचे जो स्वैम्पी एरिया है, वहां पर उसको बोतल को रख देते थे। और 1-2 घंटे बाद आकर के देखते थे दूर से ही कि इसके अंदर फ्रूट फ्लाइज आए हैं कि नहीं आए। ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाइज कहते हैं। और अगर फ्रूट फ्लाई आ गए तो हाथ में कॉटन प्लग होता था, कॉटन का बड़ा सा एक गेंद जब बॉल टाइप का बना लेते थे, कॉटन प्लग, और अगर ड्रोसोफिला आ गया इसमें, कॉटन प्लग लगा दिया, ड्रोसोफिला कैप्चर हो गया। इसके बाद केयरफुल्ली इसको लाए लेबोरेटरी में, क्योंकि कटा हुआ सेब, कटा हुआ केला, इस सब से अगर इधर उधर ये होगा ही, जिससे ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाइज दब करके मर जाती थी, मर भी जाती थी। तो इनको पकड़ना एक चैलेंज था। तो इसमें पहले सफलता पाई, ड्रोसोफिला पकड़ के लाए बाहर से, और ये मरे भी नहीं। उसके बाद इसमें ईथर लगा करके बेहोश कर देते थे कॉटन में, 2 मिनट यहाँ लगा के रख दिए, ये सब बेहोश हो गया। उसके बाद ब्रश ले करके, जो आर्टिस्ट का ब्रश होता है, उस ब्रश से डाल के यहाँ से फ्रूट फ्लाइज को निकालते थे बाहर। और फ्रेश ये बोतल, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बोतल, जिसमें मीडिया, ये जिसका खाना बना हुआ है, ये तो स्थिर रहेगा, ये सॉलिडिफाइड रहता है, ये ढुलकेगा नहीं इधर उधर। और इसके अंदर फ्रूट फ्लाइज को उड़ने का बहुत आसानी से, डेंजर फ्री एंड मिल गया एरिया मिल जाता। तो यहाँ से बेहोश ड्रोसोफिला को निकाले और उसके बाद ट्रांसफर कर दिए इन दैट बोतल, बाहर से लाए हुए। तो ये वाइल्ड हो गया ड्रोसोफिला। अब इन ड्रोसोफिला को कैरेक्टराइज करना था स्पीसीज, तो इसको कैरेक्टराइज किए। मेरा काम इतना ही था, बहुत सारे ड्रोसोफिला को इस रीजन से उस रीजन को पकड़े और कितने तरह के स्पीसीज कैरेक्टराइज कर पाए आप ड्रोसोफिला। तो 7 स्पीसीज आई फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। तो फिर क्या, अब इसके बाद इसका इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किए अपने गाइड के आइडिया की मदद से। उन्होंने क्या किया कि अच्छा बात है, एक काम करते हैं, इस वाइल्ड टाइप को जो ड्रोसोफिला पकड़ के लाए हैं, इसको हम क्रॉस करा देते हैं ORK के साथ, ORK स्ट्रेन के साथ। देखते हैं दोनों के बीच में मेटिंग होती है कि नहीं, और फिर हाइब्रिड आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ट्राई किया, काफी ट्राई किया, सक्सेस नहीं मिला। ये मर जाते थे, मेटिंग नहीं होती थी, और ये बूढ़ा होकर के मर गया। ड्रोसोफिला पॉपुलेशन बिकम नील। तो ये चला। तो फिर क्या किया मैंने, एक स्टैंडर्डाइज कंडीशन सेट किया। एक BOD था, उसका एक परसेंटेज अभी मैं भूल रहा हूँ, उस इंक्यूबेटर में डाला और इस फूड को चेंज किया, उसमें कंपोजिशन बढ़ाया, थोड़ा सा प्रोटीनेशियस किया इस फूड को, और कुछ चेंज करने के बाद, और फिर इन दोनों के क्रॉस में क्या किया कि ORK स्ट्रेन की माता को लिया, फीमेल ड्रोसोफिला। अगर ORK स्ट्रेन मेल होता था और वाइल्ड फीमेल लेते थे तो ये मर ही जाते थे, इनके बीच में मेटिंग नहीं होती थी।
और वो मर गए। लेकिन सडनली आई फाउंड कि वन डे, ये 4-5 महीने तो यही करते रहा मैं, होता ही नहीं, इसके बाद आगे नहीं बढ़ता था इस पर। लेकिन वो आरके स्ट्रेन जब मदर थी और ये सब चेंजेस किया फूड में, बीओडी में, एंड वाइल्ड टाइप जब फादर था, इसके बीच में क्रॉस सक्सेसफुल हो गया। आई फाउंड इन वन बोतल दैट ड्रोसोफिला eggs were seen on the surface of this media. तुरंत जाके गाइड को बताया, देखिए ड्रोसोफिला एग मिला है, क्रॉसिंग के लिए डाला था उस बोतल में। उन्होंने देखा, वो भी बहुत खुश हुए, बोले इसको रख दो। फिर से इसी इंक्यूबेटर में बीओडी सेट था हमारे लिए स्पेशल, इसी को, क्योंकि इसका CO2 का परसेंटेज फिक्स रहता है, चेंज नहीं कर सकता, तो उसको फिक्स किए हुए थे। और फिर इसमें अब देखना ये था कि यह बड़ा होता है कि नहीं, यानी एग स्टेज से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, फिर फ्लाइज, एडल्ट फ्लाइज बनते हैं कि नहीं, ये देखना था। तो इसको पाले पोसे, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद लार्वा was seen, लार्वा दिख गया, व्हाइट लार्वा यहाँ दिखने लगे, यानी अंडा से अब लार्वा स्टेज में आ गया। इन लार्वा स्टेज से फिर प्यूपा का स्टेज एंड देन एडल्ट स्टेज भी इसका आ गया। ड्रोसोफिला उड़ने लगा, फिर एडल्ट हो गए। ये हाइब्रिड थे, जिसका फादर एक स्पीसीज का था, मदर दूसरी स्पीसीज की थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आ गया, ये लास्ट के इसमें 9 महीने लग गए, 9 मंथ यहाँ तक पहुंचने। अब इसके बाद क्या किए कि अब चेक करते हैं, इधर मिटाते हैं, इस पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का स्टडी करते हैं। एक हमारे गुरुजी ने आइडिया लगाया, एक जीन को पकड़े, LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जीन है, ये तो प्रोटीन प्रोडक्ट है, इसका जीन LDH जीन, ये हाउसकीपिंग जीन है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में ये एंजाइम रिक्वायर्ड है। यहाँ पर CO2 भी रिलीज होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ये हर यूकैरियोटिक सेल में यह प्रक्रिया होगी ही होगी। ओके, इसीलिए हाउसकीपिंग जीन है। हर जिंदा सेल जो यूकैरियोटिक है वो इस जीन को एक्सप्रेस करेगा, तो यह भी LDH को एक्सप्रेस करेगा डेफिनेटली। देन व्हाट आई डिड इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया इसका। इस ड्रोसोफिला को सैंपल को क्या किए, पहले लार्वल एक्सट्रैक्ट, हाइब्रिड का लार्वा को होमोजेनाइज करके एक्सट्रैक्ट बना लिए, इससे फिर LDH कैरेक्टराइज किए। फिर एडल्ट का भी, हाइब्रिड एडल्ट का होमोजेनेट बनाए, पीस करके इसका मिक्सचर हुआ और उसमें फिर LDH कैरेक्टराइज किए। फिर एडल्ट फादर वाला स्पीसीज का होमोजेनाइजेशन किए, LDH उसमें भी कैरेक्टराइज किए। उसी तरह एडल्ट मदर, उसमें भी LDH कैरेक्टराइज, और इसको लोड कर दिए नेटिव पेज। पढ़े होंगे आप लोग टेक्निक, ये सब नेटिव पेज में कितने सैंपल हो गए, 1 2 3 4 5 वेल बनाते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर रखते हैं ताकि फिगर ठीक से समझ में आए।
इसमें मॉलिक्यूलर वेट मार्कर 1 2 3 4 4 सैंपल है, 5 मॉलिक्यूलर वेट मार्कर प्रोटीन का लैडर रन किए, जो हैवी प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था वो वेल के पास रुका, जो हल्का प्रोटीन था मॉलिक्यूलर वेट कम था वो दूर जाएगा फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फॉर विच इट इज बीइंग रन। और इन वेल्स में 1 2 3 एंड 4 में ये सारे सैंपल लोड कर दिए। 1 में लार्वा का, ये 1 में, ये 2 में, 3 में, 4 में। तो क्या पाए कि LDH का मॉलिक्यूलर वेट जो 1 में है, लार्वल स्टेज में हाइब्रिड का जो लार्वा है वह somewhere it was here, और एडल्ट में हाइब्रिड में it was here, एडल्ट फादर में it was here, and एडल्ट मदर, नो हाइब्रिड में 2 बैंड मिला था, 2 बैंड, एंड इन एडल्ट मदर यहाँ पर LDH का बैंड मिला। तो ये सारे प्रोटीन LDH थे। और अब देखिए हाइब्रिड लार्वल स्टेज में 2 LDH के बैंड मिले, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के, यानी 2 तरह का LDH इसमें है लार्वल स्टेज में, जो कि मैच कर रहा है। फादर वाला लोड किए, दूसरा एडल्ट हाइब्रिड, ये फादर वाला है, तीसरा वाला, और चौथा वाला मदर है, चौथा मदर तीसरा फादर, ये हाइब्रिड है। ये तीनों के बीच में क्रॉस का ये बच्चा है, और इस बच्चा के पहले वाला ये लार्वल स्टेज है, ये फ्लाई स्टेज है, एडल्ट स्टेज। तो एडल्ट स्टेज में जो LDH, इस पिक्चर से क्या तात्पर्य निकलता है कि लार्वल स्टेज में LDH जीन का जो एक्सप्रेशन है वो फादर का भी पार्शियल एक्सप्रेशन हो रहा है, मदर जीन का भी पार्शियल एक्सप्रेशन हो रहा है। दोनों जीन का एक्सप्रेशन होकर के जो LDH का कम टोटल डिमांड है वो फुलफिल किया जा रहा है। दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहा है इन द लार्वल स्टेज, फादर का भी मदर का भी। फादर जीन का बैंड यहाँ है सिंगल बैंड, जो कि ये को कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, और मदर का यहाँ पर है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन को ये कोरेस्पॉन्ड कर रहा है लार्वल स्टेज में दोनों। और दूसरा एडल्ट हाइब्रिड। अब लेकिन जब वो मेटामॉर्फोसिस हो गया, उसके बाद एडल्ट स्टेज में आ गया यही हाइब्रिड वाला लार्वा, तब उसमें मदर का जीन स्विच ऑफ हो गया, कोई मदर के कोरेस्पॉन्डिंग रीजन में बैंड नहीं है, फादर के रीजन में एक मोटा सा बैंड है। यहाँ पर 2 पतले बैंड थे, दोनों पार्शियली एक्सप्रेस हो रहा है। फादर वाले रीजन में यहाँ पर मोटा सा बैंड है, ये भी मोटा बैंड है। यानी एक ही जीन फादर वाला एक्सप्रेस हो रहा है एडल्ट हाइब्रिड में, और फादर में, क्योंकि ये तो हाइब्रिड है नहीं, फादर कौन था? फादर था वाइल्ड, और मदर थी ORK स्ट्रेन। मदर है ORK स्ट्रेन। ORK स्ट्रेन में लो मोलिकुलर वेट LDH है, एक ही बैंड। तो 100% ORK स्ट्रेन में this LDH is getting expressed. Gene belonging to this gene product is being expressed in father. Same gene है, but this LDH is present in isoforms. ठीक, तो इस डिफरेंट आइसोफॉर्म के एक्सप्रेशन की वजह से इस जीन इम्प्रिंटिंग के टाइप को पहचाना जा सका। सो दिस वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, लेकिन इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए था, बट
अभी ये काम नहीं हुआ, फिर आगे मैं कभी करूंगा इसको। ओके, क्योंकि इसके बाद फिर हमको क्या करने की आवश्यकता है, एलडीएच को सीक्वेंस करने की जरूरत है, इसको प्यूरिफाई करने की जरूरत है, इसको ये सब करना पड़ेगा। बहुत सारा चीज इसमें था, उसके वो एमएससी के स्कोप से बाहर की चीज थी, तो वहां पर ये छूट गया। बट दिस वाज, यहाँ पर मेरा डिजर्टेशन एंड हुआ। तो जब इसका प्रेजेंटेशन दिया तो सबसे अच्छा डिजर्टेशन जो फाइंडिंग थी पूरे एमएससी क्लास में मेरी ही थी, इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, कि इन्वर्टिब्रेट्स में जीन इम्प्रिंटिंग के बहुत ही कम एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। हाँ, इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स जो है हनी बी में, उसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही साइलेंस हो जाता है जीन इम्प्रिंटिंग के द्वारा। बट दिस वाज in Drosophila, probably at that time it was, मतलब फर्स्ट टाइम आई वाज रिपोर्टिंग इट। लेकिन इसको इस्टेब्लिश करना जरूरी था बाय प्रोटीन का अच्छे से सीक्वेंस करके, करेक्टराइज करके, फिर इसके जीन को सीक्वेंस करके, उसको करेक्टराइज करके, उसको और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उसको और भी तरीकों से सिद्ध करने की जरूरत थी। ये दिस वाज जस्ट एन एविडेंस। तो एक कंक्रीट एविडेंस के लिए फिर और एक्सपेरिमेंट करने थे। ठीक है, तो अब आप समझे जीन इम्प्रिंटिंग क्या होता है, कि फादर या मदर में से किसी एक के जीन का एक्सप्रेस होना इन द प्रोजेनी, बिकॉज वी हैव 2 कॉपीज ऑफ जीन, ईच जीन, one comes from father and one comes from mother. If father's gene get expressed, then person would say that पिता पर गया है। ओके, चलिए ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। थैंक यू।